नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 1 सितंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से मिडिल ईस्ट के आफ्टरनून शो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या अबू उबैदा सच में मर गए हैं या फिर महज एक छलावा, एक आडंबर रचा इजराइल ने और साथ ही ट्रंप ने गाजा को कब्जा करने का नया प्लान बना लिया है। इस प्लान के तहत गाजा के लोगों के साथ क्या सलूक किया जाएगा, इसके बारे में भी आपको डिटेल में पता चलेगा और साथ ही इस समय भारत के लोगों को लड़वाने के लिए क्या खतरनाक प्लान बना लिया है अमेरिका ने, इस चीज को आपको डिटेल में समझना पड़ेगा। इस वजह से इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ ही इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे अफगानिस्तान में इस समय 650 लोगों की मौत हो गई है। तमाम बड़ी खबरें हैं और तमाम बड़ी खबरों को आपको डिटेल में पता चलेगा। इस वजह से वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दें और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ या फिलिस्तीन के साथ, आप एक बार कमेंट करके उस देश के लिए दुआ जरूर कर दें। और जब तक आप कमेंट कर रहे हैं तब तक एक करके मैं आपको खबरें बता देता हूं। और सबसे पहली जो खबर निकल के सामने आ रही है, ये खबर एक अजीब सी खबर है। कैसे, आपको बताता हूं। दरअसल पिछले 12-14 घंटों से लगातार एक बात बहुत जोरों शोरों के साथ इजरायली मीडिया द्वारा और उनके पक्ष में रहने वाले हमारे देश के गोदी मीडिया द्वारा चलाया जा रहा है कि अबू उबैदा जो हमास के स्पोक पर्सन है उनको मार दिया गया। अब ये खबर जब चलाई गई तो तमाम लोगों ने सवाल पूछा कि भाई अगर वो मारे गए तो उनकी बॉडी कहाँ है, उनकी लाश कहाँ है, बरामद होनी चाहिए। लेकिन अब चूंकि बॉडी बरामद नहीं हुई तो सवालिया निशान खड़े हुए कि क्या अबू उबैदा को सच में मार दिया गया या फिर महज एक प्रोपोगेंडा है। चूंकि इजराइल ऐसी हरकतों को कई बार कर चुका है, इजराइल कई बार ऐसे खोखले दावे कर चुका है कि हमने इनको मार दिया और बाद में वो शख्स जिंदा निकला है। अब क्या हुआ कि अबू उबैदा को लेके एक अजीब खबर ये आई है कि अलग अलग चैनल ये दावा कर रहे हैं कि अबू उबैदा भी जिंदा है, सुरक्षित है और जहां है ठीक ठाक हालत में है। लेकिन अब यहां फिर एक सवाल निकल के सामने आता है कि भाई अगर सुरक्षित हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने कुशल मंगल होने की जानकारी दे दें। तो अब इस समय जो कसमकस का दौर है ये बहुत तेजी के साथ उलझनों में घिरा हुआ है। एक तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि अबू उबैदा को मार दिया गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो सुरक्षित हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये केवल ऊपर वाला जानता है या फिर हमास के कुछ खास जो टॉप लीडर्स हैं वो जानते हैं। चूंकि अबू उबैदा जिंदा है या फिर उनकी जान चली गई है, इस दुनिया में नहीं है, इस बात को लेके हमास ने भी एक सस्पेंस बना के रखा है। हमास ने भी कुछ क्लियर नहीं कहा है और ना ही कुछ क्लियर बोला है कि वो इस दुनिया में है या नहीं। बहरहाल जो अभी की गाजा की अलग अलग रेजिस्टेंस फोर्सेस की रिपोर्ट है उसके हवाले से अगर आपको बताऊं तो अबू उबैदा अभी तक जिंदा है और अगर जिंदा है तो इजराइल की मुसीबतें और मुश्किलें लगातार बढ़ती जाएंगी और इंटरनेशनल फोरम पे बेइज्जती होगी अलग। चूंकि अगर वो जिंदा है तो झूठे मरने की खबर क्यों उड़ाई, क्या सच में कुवत नहीं है बदला लेने की, ये तमाम सवाल लोग पूछेंगे। खैर, इधर हूतीज ग्रुप से अगली खबर निकल के सामने आ रही है कि हूतीज ग्रुप के जितने टॉप लीडरशिप मारे गए थे, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन मिनिस्टर हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस हो, इन तमाम लोगों की जो डेड बॉडीज हैं वो अल-साब मस्जिद में लाके रखी गई हैं और उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां कर रही हैं। दरअसल इस समय सना में एक बेहद मशहूर मस्जिद है जिसका नाम है अल-साब मस्जिद। वहां पे टॉप लीडरशिप की बॉडीज अब लाके रख दी गई है और उनके अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही। लेकिन इससे पहले कि उनका अंतिम संस्कार हो, हूतीज ग्रुप ने अपने टॉप शहीद लीडरों को 2 तोहफे दिए। पहला तोहफा यह दिया कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमारे प्रधानमंत्री को मारा गया है तो हम बेंजामिन नेतन्याहू को भी मार देंगे। यानी अब बेंजामिन नेतन्याहू की जान को खतरा है और उसको लेके अब आईडीएफ में हड़कंप मची हुई है। और इधर इससे पहले कि अंतिम संस्कार हो, हूती ग्रुप ने यूएन की ऑफिस पे हमला कर दिया, यूएन के हेडक्वार्टर पे हमला कर दिया जो सना में है और वहां से 11 लोगों को डिनाइट कर लिया। वहां से 11 लोगों को उठा लिया है, डिटेन कर लिया है और डिटेन करने के बाद अब इनको लेके भी शायद अब हूतीज ग्रुप कुछ ना कुछ नेगोशिएशन करेगा, यूएन और यूएस को घुटनों पे लाने की कोशिश करेगा। तो ये 4-6 घंटों में ही इतना बड़ा बदला लेने का काम हूतीज ग्रुप ने किया और अभी तो इस नई जंग की आगाज है। अभी से ही लोग लड़खड़ा रहे हैं, अभी से लोग घबरा रहे हैं, जबकि अभी तो अंतिम संस्कार होने के बाद हूतीज ग्रुप के जो फाइटर वो फ्री होंगे। वो जब अपना नया प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, जब अपना स्पोक पर्सन बनाएंगे, जब अपना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बनाएंगे, तब क्या आलम होगा, ये चीजें देखने लायक होगी। क्योंकि तब एक नए जज्बे के साथ फिर से वो लोग लड़ेंगे। साथ ही आज उन्होंने एक बड़ा कांड और कर दिया। आज एक टैंकरों से भरा हुआ जहाज लाल सागर से निकल रहा था और जैसे ये बात हूतीस को पता चली,
हूतीस के जो प्रवक्ता हैं याया सारी, उन्होंने ऐलान किया कि इस टैंकरों से भरे जहाज को फौरन सिंक कर दिया जाए, यानी डुबो दिया जाए। उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हूतीस ग्रुप उस जहाज पे हमला करते हैं। हमला करने के बाद उस जहाज को फौरन डुबो देते हैं। चूंकि ये जहाज था वो इजराइल के लिए तेल लेके आ रहा था, इजराइल को तेल के रूप में मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लाल सागर में उसको डुबो दिया गया। तो अब हूतीस ग्रुप लगातार बदला लेने के लिए एक एक कदम बढ़ाए जा रहे हैं, लगातार इजराइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इजराइल परेशान है। इजराइल परेशान है कि यार हमने प्रधानमंत्री को मारा था ये सोच के कि इनका जज्बा कमजोर हो जाएगा, लेकिन ये तो झुक ही नहीं रहे, और अगर नहीं झुक रहे तो फिर सिचुएशन इनके लिए मुश्किलों भरी हो जाएगी। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही चाइना से। चाइना में अमेरिका ने जो कुछ किया, जो जहर घोलने का काम किया, जब आप जानेंगे तो जानने के बाद आपके मुंह से बस गाली निकलेगी। और कई सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी हिंदू मुस्लिम में पड़े हैं, जो अगले पिछड़े में पड़े हैं। आज भी उनके दिमाग में एक चीज नहीं आती कि हिंदू मुस्लिम, अगले पिछड़े, ठाकुर ब्राह्मण, यादव बनिया, ये सब हम बाद में हैं, पहले हम हिंदुस्तानी हैं। ये बात नहीं समझते। दरअसल चाइना में इस समय मोदी साहब भी पहुंचे हैं और साथ ही पुतिन साहब भी पहुंचे और ईरान वाले भी पहुंचे। और ऐसे सिचुएशन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो सलाहकार हैं पीटर नवारो ने फॉक्स न्यूज को अपना इंटरव्यू देते हुए कहा कि भारत लगातार अपने लोगों को समझ नहीं पा रहा है। और साथ ही एक शब्द और बोला कि भारत में जो ब्राह्मण हैं वो रूस से तेल खरीद के पैसा कमा रहे हैं और इस बात को लेकर भारतवासियों को चिंता करने की जरूरत है। यानी अमेरिका वाले कह रहे हैं कि भारत में ब्राह्मण पैसा कमा रहे हैं। अरे जाहिल, एक बात बता, अंबानी ब्राह्मण है, अडानी ब्राह्मण है, महिंद्रा ग्रुप ब्राह्मण है, टाटा ब्राह्मण है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम वाले ब्राह्मण है, बीपीसीएल वाले ब्राह्मण है, इंडियन ऑयल वाले ब्राह्मण है। कौन ब्राह्मण है? यानी अब इनका जब कहीं कोई जोर नहीं चला तो इन्होंने भारत को बांटना शुरू कर दिया। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि हमारे देश में कई सारे ऐसे लोग हैं जो सत्ता को पाने के लिए इस कदर आतुर हैं, कभी भी वो चीखने चिल्लाने लगे, कहने लगे हाँ अमेरिका वाला सही कह रहा। अरे भाई, राजनीति का भी एक स्तर होता है। आप मोदी का विरोध करो, मैं भी करता हूं, मुझे भी वो व्यक्ति पसंद नहीं है, लेकिन इस समय मामला मोदी का नहीं है, इस समय मामला देश का है। आपको समझना पड़ेगा कि अमेरिका ने ये बात बोल के कैसे हमको जाति और धर्म में लड़ाने की कोशिश की। आज इसने कहा कि ब्राह्मण पैसा कमा रहे, कल को कहेगा कि भाई भारत के मुसलमान तुम तैयार हो जाओ, देखो हिंदू पैसा कमा रहा। हिंदुओं से कहेगा कि देखो जो अजीत प्रेम जी है मुसलमान है वो पैसा कमा रहे। इसी में तो लड़ा के इनकी पहले की राजनीति रही है कि फूट डालो राज करो। भारत और पाकिस्तान को दो टुकड़े धर्म के नाम पे ही तो कर दिए। कैसे कर दिए? ऐसे ही लड़ा के। और हमारे देश के लोग आज भी अमेरिका को बाप बनाए बैठे हैं। खैर, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बड़ा साफ कहा कि हम पुतिन का साथ नहीं छोड़ेंगे और इसी में आज बड़ी बेइज्जती हो गई अमेरिका की। हुआ क्या आप जानिए। दरअसल पुतिन और मोदी साहब एक ही गाड़ी में बैठ के जा रहे थे। एक ही गाड़ी में बैठ के जाने के दौरान आज एक तस्वीर वायरल हुई और एक ट्रोलर ने, ये शायद अमेरिका का ट्रोलर था, इसने देखा कि पुतिन ऐसे नाक बंद करके रखा है। उसने बता दिया कि भाई भारतीयों से बदबू आती है, इस वजह से पुतिन जो है उसने नाक बंद कर ली। यानी अमेरिका के हिसाब से भारत के लोगों से बदबू आती है। अब क्या हुआ, उस तस्वीर को जब जूम करके देखा गया तो दरअसल ये तस्वीर अलास्का की है, जब पुतिन ट्रंप से मिलने गए थे। यानी बदबू जो थी मोदी से नहीं ट्रंप से आ रही थी, भारतीयों से नहीं अमेरिकन से बदबू आ रही थी। और इस चीज को लेके आज अमेरिका का अच्छा खासा मजाक बन रहा। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर फिर अमेरिका से निकल के सामने आ रही है। आज द हिंदू में एक पोस्ट छपी है और ये पोस्ट बाकायदा वाशिंगटन पोस्ट के हिसाब से छपी है। दरअसल ट्रंप ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि ट्रंप अब गाजा को कब्जा करेंगे, गाजा को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लेंगे और कंट्रोल में लेने के बाद गाजा में एक नए तरीके की शुरुआत करेंगे। यानी जितनी बिल्डिंगें हैं उनको फिर से जमींदोज किया जाएगा। गाजा के जो 20-22 लाख लोग हैं उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। शिफ्ट करने के बाद इन तमाम लोगों को एक नई दुनिया में ही भेज दिया जाएगा और इधर गाजा को फिर से बनाया जाएगा, बसाया जाएगा और यहाँ पे नए लोगों को लाके सिचुएट किया जाएगा। यहाँ पे नए लोगों को लाके बैठाया जाएगा और बैठाने के बाद गाजा का एक नया इतिहास लिखा जाएगा। ये तमाम चीजें डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिशियली बोल दी हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पे कब्जा करने का बड़ा ऐलान कर दिया है और इस ऐलान में सबसे ज्यादा अगर कोई खुश है तो इजरायली खुश है। इजरायली भी कहना गलत होगा, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुश है। क्यों? क्योंकि उसके मन की बात हो गई और अब अमेरिका ने कह दिया है तो इजराइल को कोई टेंशन ही नहीं है। इजराइल अपने हिसाब से काम करेगा। लेकिन वही है कि मुसीबतें हर तरफ से आती हैं। इधर अबू उबैदा जिंदा निकल गए, इधर हुतीस ग्रुप ने कसम खा ली है,
तो ये चाहते हैं कि अमेरिका हमारी मदद करता रहे, और अमेरिका मदद करता रहेगा तो फिर नेतन्याहू को कोई दिक्कत नहीं। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं, और अगली खबर अफगानिस्तान से निकल के आ रही दोस्तों। इस खबर ने आत्मा को हिला दिया है, क्योंकि अफगान वाले जो हमारे भाई हैं बड़ी मुसीबत में हैं। दरअसल अफगानिस्तान में एक जगह लगती है जलालाबाद, और वहीं से लगभग 19 मील दूर आज इतना तेज भूकंप आया है, इतना तेज भूकंप आया है कि अब तक कम से कम 622 लोग मर गए हैं। 622 लोगों की जान चली गई, 1500 के करीब ऐसे हैं जो घायल हैं। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि ऊपर वाला न जाने क्या सोच के ऐसे काम करता है कि एक शेर याद आ गया। एक शायर है, नाम तो नहीं याद है, लेकिन उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि कयामत आ गई हो और हम सब जहन्नम में ही हो। तो हो सकता है, क्योंकि जब यह भूकंप आया उस समय रात के 11:47 हो रहे थे। कस्बों में, गांव में लोग 11:47 तक सोते रहते हैं। अचानक से 6.3 तीव्रता का यह भूकंप आया। इस भूकंप ने अचानक से तमाम घरों को मलबे में बदल दिया। अचानक से तमाम घर गिरने लगे, कोई कुछ समझ नहीं पाया कि हुआ क्या, भागना है, क्या करना है। जब तक लोग टॉर्च जलाते, जब तक लोग बत्तियां जलाते, तब तक तमाम घर जमींदोश हो गए थे। 600-650 लोग की लाशें मिल चुकी हैं, 1500 के करीब ऐसे हैं जो घायल हैं। मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है, चूंकि कई सारे ऐसे हैं जो सीरियस इंजर्ड भी हैं, कई सारे ऐसे हैं जो अभी मलबे में दबे भी हैं। उनकी लाशों को निकालने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं, उन लोगों को बचाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है। लेकिन कहावत है कि जब ऊपर वाला ही जान लेने पे आमादा हो, जब ऊपर वाला ही बता दे कि भाई तेरी उम्र पूरी हो गई, चल तू कब्र में, तो फिर कौन बचाएगा। तो ये एक नेचुरल हादसा है। लगभग 650 के करीब लोग अब तक मारे जा चुके हैं, 1500-1600 के करीब इंजर्ड हैं। आप लोग की दुआओं की जरूरत है, क्योंकि अफगानी भाई जो हमारे हैं इस समय बड़ी मुसीबत में। जलालाबाद के आसपास ये पूरा भूकंप आया, पाकिस्तान तक इसकी जदें गई। पाकिस्तान में भी झटके देखने को मिले, पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में झटके देखने को मिले। कई सारे बिल्डिंगों से लोग नीचे उतर आए, और इधर अफगानिस्तान में तो शायद मौका ही नहीं मिला भागने का, बचने का, कुछ करने का। तो उनके लिए आप दुआ जरूर कीजिएगा कि जो हमारे अफगानी भाई हैं सुरक्षित हो जाएं, जिनकी जान गई उनकी आत्मा को शांति मिले। खैर, तब तक अगली खबर का रुख करते हैं, और अगली खबर निकल के सामने आ रही इजराइल से। बेन गवीर ने कहा था कि हम लोग वोट करते हैं कि गाजा में कब्जा करना है या फिर टेम्परेरी सीज फायर करके अपने बंधकों को आजाद करवा लेना है। लेकिन नेतन्याहू ने साफ तौर पे इनकार कर दिया और कहा कि हम अब कोई मीटिंग नहीं करेंगे, कोई सीज फायर नहीं करेंगे, कोई वोटिंग नहीं होगी। गजा में जो चल रहा है उसको चलने दो, जिस हिसाब से गजा को कब्जा किया जा रहा है उस हिसाब से कब्जा करने दो। यानी नेतन्याहू ने फिर साफ तौर पे कह दिया, और एक तरह से ट्रंप के बयान को ही दोहरा दिया कि गजा को कब्जा करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। भले ही इस समय जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं इजराइल के, सब ये कह रहे हैं कि भाई टेम्प्रोरी सीज फायर कर लो, इस जुनूनी जंग का कोई फायदा नहीं, हमारे बंधक ही मारे जाएंगे। लेकिन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं नेतन्याहू के दिमाग पे एक शैतान सवार है जो सिर्फ गजा के लोगों को मरवाने के लिए नेतन्याहू की खोपड़ी पे बैठा है, और कोई वजह नहीं है। नहीं तो कोई इंसान होता तो वो कर लेता, कोई भी इंसान होता जिसके अंदर जमीर जिंदा होता वो सीज फायर कर लेता। लेकिन नेतन्याहू के अंदर केवल एक शैतान छुपा हुआ है, देखिएगा आप। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं, और अगली खबर अजीब सी है। दरअसल आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खड़े थे, मोदी साहब खड़े थे। मोदी साहब ने उनको इग्नोर कर दिया, कहा भाड़ में जाओ, तुमसे हमारी दुश्मनी है। बहुत अच्छा किया भाई, दुश्मन है, दुश्मन से क्यों मिलना, क्यों मुस्कुराना। लेकिन इधर एक तस्वीर आई, एक वीडियो आया जिसने फिर लोगों को यार टेंशन में डाल दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब यानी मोदी जी बाकायदा एर्दोगान यानी तुर्की से हाथ मिलाते हैं, तुर्की से हाथ मिला के उससे पेट थपथपाते हुए हालचाल लेते हैं। अब जब हमारी जंग चल रही थी तो तुर्की ने तो भर भर के मदद की थी, भर भर के पैसे, भर भर के हथियार भेजे थे पाकिस्तान को। तो फिर अगर पाकिस्तान से नाराजगी है तो तुर्की से हाथ क्यों मिलाना, और अगर तुर्की से मिलाना है तो फिर पाकिस्तान से भी मिला ही लो। क्योंकि बात तो दोनों है, एक ने मारा मिसाइल आपके ऊपर और एक ने मिसाइल भेज दी, कहा कि लो भाई मिसाइल तुम मारो, तो फिर दुश्मन तो दोनों हुए। ये तो वही बात हो गई कि इजराइल को हम गाली दें और अमेरिका से हाथ मिला लें, तो ये चीजें नहीं पॉसिबल है भाई। दुश्मनी करो तो दोनों से करो, एक से क्यों करना है। खैर, इस समय इजराइल की कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई इजरायली पुलिस को, और दरअसल इजरायली पुलिस जो कर रही थी ये चीजें जरूरी भी थी। इजराइल पुलिस अगर किसी को भी पाती थी, जब भी उसका मन होता था, अपनी आवाम हो चाहे फिलिस्तीनी हो कोई भी हो, फोन चेक करो, अपना फोन दिखाओ, फोन को चेक करने के नाम पे पैसे लूट लेना, जैसे हमारे यहां होता है।
चालान बड़े बड़े काट देना, किसी को जेल में डाल देना। और इन तमाम मामलों को लेके कई सारे लोग इजराइल की कोर्ट में गए थे और फाइनली इजराइल कोर्ट ने बड़ा ऐलान किया और कहा है कि ऐसा कोई भी काम अब इजरायली पुलिस नहीं कर पाएगी जब तक कि कोर्ट की अथॉरिटी ना मिले। किसी का भी फोन इजरायली पुलिस नहीं चेक कर सकती है, किसी की प्राइवेसी में दखल नहीं दे सकती है। यानी मतलब बड़ा साफ है कि जैसे हमारे यहाँ की पुलिस गरीबों को परेशान करती है, सेम उसी तरीके की पुलिस वहां भी काम करती है, सेम उसी तरीके की पुलिस वहां भी परेशान करती है। मामला यह है कि वहां पे ज्यादा पढ़े लिखे लोग लगता है, इस वजह से कोर्ट चले गए, हमारे यहाँ लोग खामोश हैं। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लेकिन एक बार फिर से कहूंगा कि अफगानी भाइयों के साथ बहुत गलत हुआ है, उनके लिए आप दुआ कीजिए। अगर मदद का कोई सोर्स बन पाएगा, कोई जुगाड़ बन पाएगा, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से कुछ फंड वगैरह इकट्ठा करूंगा, बाकी कुछ अपने इनकम से भी देने की कोशिश करूंगा, अगर वहां पे कोई सही बंदा मुझे मिलता है जो मदद पहुंचा सकता है तो। बाकी बिचौलियों से दूर रहना है, आपको भी हमको भी। ये पैसा खा के ईमान का सौदा करते हैं। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया के खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।